देखने को मिला। मुरैना में खलिहान में रखे भूसे में दरअसल आग लग गई। 8 ट्रॉली भूसा जलकर राख हो गया और 2 घंटे बाद तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया किसी तरह से। सबलगढ़ थाना क्षेत्र के शिवलालपुर गांव की ये दुर्घटना बताई जा रही है। हालांकि आग कैसे लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये तस्वीरें देखिए, खलिहान में रखे फूस में आग लगी थी और ये खलिहान में आग की जो लपटें उठ रही हैं, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक ये हादसा हो सकता था। हालांकि फायर ब्रिगेड को इसके बारे में सूचना दी गई थी, लेकिन 2 घंटे बाद तक भी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई। क्या कारण इसके पीछे अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि ग्रामीणों ने अपने निजी स्तर पर प्रयास कर किसी तरह से आग पर काबू पा लिया था। 8 ट्रॉली भूसा फूस यहाँ पर रखा हुआ था जिसने कि आग पकड़ ली थी। हालांकि आग किस वजह से लगी, क्या कारण था, अभी बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पाया इसके बारे में कुछ। और तस्वीरें सामने आई जहाँ पर मुरैना में खलिहान में आग लगने का ये मामला। अमित शर्मा हमारे सहयोगी। अमित, कैसे आग लगी थी, पता चल पाया क्या? नहीं चल पाया है, लेकिन जो सबलगढ़ थाना क्षेत्र के शिवलालपुरा गांव का मामला है, जहां खलिहान में रखी हुई करब, इसे क्षेत्रीय भाषा में करब कहते हैं, वैसे भूसा है, इसमें 8 ट्रॉली रखी हुई थी जो जल करके पूरी तरह से खाक हो गई है। खास बात यह है कि 2 घंटे पहले जिस बात की सूचना फायर ब्रिगेड को दमकल विभाग को दी गई थी, लेकिन दमकल विभाग की टीम नहीं पहुंची, जिस वजह से ग्रामीणों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है, जिस वजह से कोई बड़ा आगजनी नहीं हुई है। लेकिन जो 8 ट्रॉली जो भूसे की थी वो जल करके पूरी तरह से खाक हो गई हैं। आशीष, अमित, फायर ब्रिगेड के बारे में पता चल रहा है कि 2 घंटे बाद भी वो नहीं पहुंच पाए थे मौके, क्या कारण पता चल पाया? बिल्कुल, देखिए, ग्रामीणों का ऐसा कहना है कि 2 घंटे पहले आग लगती है, जैसा ही दमकल विभाग को सूचना दी जाती है कि गांव में भीषण आग लग चुकी, लेकिन उसके 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर है, उसके बाद भी 2 घंटे तक दमकल विभाग की गाड़ी नहीं पहुंचती है। एक बड़ी लापरवाही है। यही वजह है कि जो आस पड़ोस में रखा हुआ था 8 ट्रॉली भूसा, वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। अगर दमकल विभाग की गाड़ी समय पर पहुंच जाती तो हो सकता है कि समय पर आग बुझा ली जाती, जिस वजह से कुछ मात्रा में भूसा भी बच सकता था। फिर अमित, आग कैसे बुझ पाई, क्या कुछ किया गया वहां? देखिए आशीष, ग्रामीणों ने अपने स्तर पर जो आस पड़ोस में ट्यूबवेल थे और बोरवेल थे, उन्हीं की मदद से ग्रामीणों ने लाइन बिछा करके मोटरों से अपने स्तर पर प्रयास किए, जिस वजह से 2 घंटे का समय लग गया और ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ही आग पर काबू पाया है। भूसे के अलावा तो कोई नुकसान नहीं हुआ? नहीं, अभी तक इस तरीके की कोई जानकारी निकल के नहीं आई है। अभी तक जो 8 ट्रॉली जो खलिहानों में भूसा रखा था वही जल करके खाक हुआ है। क्योंकि ये खेत गांव से थोड़ा सा दूर था, खलिहानों में रखा हुआ था, 8 ट्रॉली भूसा था और वो पूरी तरह से जल करके खाक हुआ है। हालांकि अभी तक इस तरीके की कोई जानकारी नहीं निकल के आई है, क्योंकि ग्रामीणों से भी चर्चा हुई तो उनका ऐसा कहना है कि गाँव से 1 किलोमीटर दूरी पर खलिहान थे, वहीं पर रखा था, तो इस तरह आग में जो भूसा था उसके अलावा कोई कुछ भी नहीं जला है। अमित, चूंकि अमूमन ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं अक्सर दिवाली के आसपास होती हैं और यहाँ पर जो ये दुर्घटना सामने आई है, अब इस बारे में दमकल विभाग से कोई जवाब लिया गया कि आखिर क्या कारण रहा कि आप पहुंच नहीं पाए मौके पर? देखिए, दमकल विभाग की टीम से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे अभी तक इस मामले पे बात नहीं हो पाई है। लेकिन 2 घंटे बाद भी दमकल की टीम नहीं पहुंचना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि दमकल की लापरवाही हो सकता है। लेकिन सबलगढ़ एक तहसील है, तो वहां पर हो सकता है 2 ही दमकल की गाड़ियां कहीं और आगजनी हुई हो, वहां पर गई हो, लेकिन 2 घंटे तक नहीं लौट पाती हैं, या फिर वहीं पर हैं तो 2 घंटे तक क्यों नहीं आ पाई। ये सभी बिंदु हैं, इन पे प्रशासन को भी गौर करना है। हालांकि अभी दमकल विभाग से इस तरीके की बात नहीं हो पाई है, क्योंकि फोन नहीं रिसीव हुआ है। तो इस तरीके कोशिश कीजिएगा अमित की बात हो जाए और इसके बारे में कुछ विचार चर्चा करके कोई व्यवस्था वहां पर दमकल विभाग की तरफ से हो। चुकी दिवाली के आसपास इस तरह की दुर्घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं, इसके लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। परिवर्तन संकल्प महासभा में शामिल होने के लिए जगदलपुर में लालबाग मैदान पर उनकी जनसभा होगी। दरअसल कोंडा गांव में भी एक जनसभा को वे संबोधित करने के लिए जाएंगे और आपको बता दें कि पुलिस मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। जगदलपुर में लालबाग मैदान में ये सभा होगी और इसके अलावा कोंडा गांव में जो जनसभा होगी वो पुलिस मैदान में होगी। और यहां पर अमित शाह के ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं। विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ लगातार आ रहे हैं अमित शाह और कोंडा गांव में भी, जगदलपुर में भी 2 जनसभाओं को संबोधित करने के लिए
अमित शाह आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने के लिए अमित शाह पहुंचेंगे। परिवर्तन संकल्प महासभा में किन मुद्दों पर बात होती है, चूंकि जो पिछला उनका कार्यक्रम हमने देखा था जिसमें राज्य की सरकार को घेरते हुए वे नजर आए थे और प्रदेश की जनता से किए गए वादों को न पूरा करने का आरोप उन्होंने लगाया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक बार फिर से सत्ता में स्थापित किए जाने का उन्होंने संकल्प लिया था और परिवर्तन संकल्प महासभा इसीलिए इसको नाम भी दिया गया है और नाम से ही स्पष्ट है। काफी आक्रामक रुख दिखा रहे हैं अमित शाह। लगातार रैलियों में जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले राज्य की सरकार पर जारी हैं और ऐसे में आज दो बड़े कार्यक्रम जनसभा परिवर्तन संकल्प महासभा का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस मैदान में सभा को संबोधित करने के लिए अमित शाह जाएंगे कोंडागांव में, तो वहीं जगदलपुर में लालबाग मैदान पर एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। क्या मुद्दे और क्या विषय इसमें कुछ नए वो जोड़ते हैं, ये देखने का विषय होगा। परिवर्तन संकल्प महासभा में शामिल होंगे अमित शाह। आकाश शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। आकाश, अभी आज के अगर कार्यक्रम की बात करें, क्या डिटेल मिल पा रही है, किस तरह की तैयारियां हैं, कितने बजे तक पहुंचने वाले हैं अमित शाह? जी बिल्कुल, अमित शाह का दौरा बस्तर में है और ये काफी महत्वपूर्ण दौरा है। आज दो सभाएं अमित शाह करेंगे। पहला जगदलपुर में होगा 12:15 बजे, लालबाग मैदान में अमित शाह सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी नामांकन रैली निकालेंगे, वहां पे नामांकन भरा जाएगा। इसके बाद अमित शाह की सभा कोंडागांव में है, जहां पे कोंडागांव में वो सभा को संबोधित करेंगे, यहां भी नामांकन रैली है। इस तरीके से पूरा कार्यक्रम तय किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। भाजपा ने भी पूरी तैयारी कर ली है नामांकन रैली को लेकर और सभा को लेकर। काफी महत्वपूर्ण दौरा यह माना जा रहा है। अमित शाह जब भी कुछ दौरा करते हैं, कुछ ना कुछ नया होता है। 7 नवंबर को चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर भी यहाँ तैयारियां लगातार हो रही है। 12 सीटों, बस्तर के 12 सीटों पर यहाँ पर भाजपा की नजर है। भाजपा पूरी बस्तर के 12 सीटों को पाना चाहती है। ऐसे में जीत को लेकर कवायद लगी हुई है, इसीलिए लगातार बड़े नेताओं का दौरा चल रहा है। इससे पहले अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदलपुर में बड़ी सभा की थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद हुए थे। इसके बाद अमित शाह का दौरा, ये दो बड़ी सभाएं करने वाली है। ऐसे में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा की तैयारियों को लेकर भी, बस्तर में किस तरीके से भाजपा की तैयारी चल रही है उसको लेकर भी अमित शाह टोल ले सकते हैं, बैठक ले सकते हैं। तो इस तरीके से सारा कार्यक्रम तय किया गया है। जी आकाश, क्योंकि अमित शाह आ रहे हैं, व्यवस्थाओं की बात करें तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है, कितने बजे से कार्यक्रम होगा, कौन कौन मंच पर उनके साथ नजर आ सकते हैं, इसके बारे में भी कुछ बताइए। जी बिल्कुल, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो गृह मंत्री है और गृह मंत्री के लिए सुरक्षा व्यवस्था लाजमी है कि बड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। एक दिन पहले ही सेंट्रल फोर्स के भी जो बल आ गए थे वो भी थे। जगदलपुर में सभा का एरिया है, वहां पे भी पूरी पुलिस की व्यवस्था है, जवान वहां पे तैनात है। एयरपोर्ट से लेकर सभा स्थल तक सारी व्यवस्थाएं की गई। इसी तरीके से कोंडागांव में व्यवस्था की गई। 12:10 पर एयरपोर्ट पहुंचेंगे अमित शाह। उसके बाद सड़क मार्ग से सीधे लालबाग मैदान के लिए जाएंगे, वहां पे सभा को संबोधित करेंगे, नामांकन रैली में शामिल होंगे और इस तरीके से कार्यक्रम के बाद वो हेलीकॉप्टर से सीधे कोंडागांव आएंगे। यहां पर भी 2:30 बजे पुलिस ग्राउंड में सभा आयोजित की गई है। इसमें भाजपा के तमाम बड़े नेता होंगे, जो संगठन के नेता है वो मौजूद होंगे। तो इस तरीके से रायपुर से भी जो बड़े संगठन के नेता है वो भी कोंडागांव और जगदलपुर की सभा में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया आकाश, आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। डिटेल्स के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो अमित शाह के दौरे की तैयारियों के बारे में डिटेल्स आपको बता रहे थे और बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जो भोपाल से आ रही है, जहां जानकारी ये मिल रही है कि सिंधिया समर्थकों पर अभी फैसला, सिंधिया समर्थक मंत्रियों के टिकट खतरे में नजर आ रहे हैं। फैसला लेना अभी बाकी है। दरअसल मोदी और शाह 4 मंत्रियों के टिकट पर फैसला लेंगे। इसमें महेंद्र सिंह सिसोदिया, सुरेश धाकड़, बृजेंद्र सिंह यादव, ओपीएस भदौरिया के टिकट को लेकर फैसला लिया जाना है। केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक में यह फैसला होगा। 4 सूचियों में इन मंत्रियों के नाम कहीं भी चर्चा में नहीं है। मंत्री राम खेलावन पटेल, गौरीशंकर बिसेन और इंदर सिंह परमार, उषा ठाकुर के नामों पर भी पेच फंसा हुआ है। ऐसे में आगामी बैठक को लेकर लगातार सभी जो मंत्री हैं इस वक्त उनकी धड़कनें बढ़ी होंगी कि पार्टी क्या फैसला लेगी।
हालांकि अभी तक इन मंत्रियों के नाम पर कहीं भी चर्चा नहीं हुई है। किस चुनावी क्षेत्र से इन्हें मैदान में उतारा जाएगा या फिर इनके टिकट कटेंगे, इस पर अभी तक आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। लगातार सीईसी की बैठक पर रहेगी हमारी नजर, जिसमें यह तय होगा कि आगे क्या इनके नाम सूची से कटेंगे या फिर शामिल होंगे। बीजेपी को अभी 94 सीटों पर नाम फाइनल करने हैं। और चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता दें कि 20 अक्टूबर को बीजेपी सीईसी की बैठक होगी और बीजेपी मुख्यालय में ये सीईसी की बैठक होगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश को लेकर यह बैठक होनी है। चुनाव के रणनीति को लेकर यहां पर फोकस किया जा रहा है। दावेदारों के नाम पर बड़ा फैसला होगा और सीईसी की इस बैठक में काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगा, तस्वीर खुलकर सामने आएगी। आपको बता दें कि 20 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव कमेटी बीजेपी की बैठक होनी है। सीईसी की इस बैठक में बीजेपी मुख्यालय में चर्चा होगी। नाम फाइनल किए जाने हैं 94 सीटों पर और साथ साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह पर भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं चुनाव के दौरान कैंडिडेट्स के लिए उनका नाम घोषित किया जाना है। दावेदारों के नाम पर बैठक में फैसला भी लिया जाना है। मध्य प्रदेश में 136 उम्मीदवार चुनावी मैदान में पार्टी उतार चुकी है और लगभग 94 सीटों पर जो उम्मीदवार तय किए जाने हैं, कौन किस सीट से चुनावी मैदान में होगा, इस पर भी लगातार नजर रहेगी। तो साथ ही राजस्थान में भी चुनाव को देखते हुए पार्टी की तरफ से कैंडिडेट्स घोषित किए जाना भी बाकी है। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में कुल 53 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। 8 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। 10 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। रायपुर ग्रामीण से विधायक सत्यनारायण शर्मा के बेटे पंकज शर्मा को मौका दिया गया है। अभनपुर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू, राजिम से अमितेश शुक्ला को दोबारा मौका दिया गया है। कुरुद से बीजेपी के अजय चंद्राकर के खिलाफ तारिणी चंद्राकर को मैदान में उतारा गया। भिलाई शहर से कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा के बेटे अरुण वोरा को दोबारा मौका दिया गया है। 53 सीटों में 7 ब्राह्मण उम्मीदवार हैं, तो 4 क्षत्रिय उम्मीदवार हैं, जबकि 7 कुर्मी उम्मीदवार जाति से हैं और 3 यादव और साहू समाज से 4 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। और कांग्रेस पार्टी की दूसरी सूची जारी होने के बाद जातिगत समीकरण इसमें साधने की कोशिश साफ नजर आ रही है। 53 सीटों में जातिगत समीकरण, जिसमें 7 ब्राह्मण उम्मीदवार दांव पर हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर निवाड़ी से यहां जानकारी मिल रही है कि इनकम टैक्स का छापा यहां पर पड़ा। करीब 2 घंटे से चल रही छापे की कार्रवाई, आईटी की टीम भी यहां मौजूद है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर निवाड़ी से आ रही है, जहां पर एक निजी अस्पताल पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा। करीब 2 घंटे से जारी इस छापामार कार्रवाई में इनकम टैक्स की टीम हॉस्पिटल में मौजूद बताई जा रही है। जानकारी मिल रही है कि आईटी की टीम यहां पर छापेमार कार्रवाई के बाद दस्तावेज खंगालेगी। क्या कुछ पूछताछ में बातें सामने आती हैं, डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल निवाड़ी से एक बड़ी खबर, निजी अस्पताल में करीब 2 घंटे से छापामार कार्रवाई चल रही है और निजी अस्पताल में क्या टैक्स या फिर इससे संबंधित कोई गड़बड़ी की सूचना पर आईटी की टीम यहां पहुंची है। क्या कारण है, डिटेल लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। करीब 2 घंटे से यह छापामार कार्रवाई चल रही है और अभी मिल रही जानकारी के अनुसार आईटी की टीम अभी भी हॉस्पिटल में ही मौजूद है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यहां पर छापा मारा गया है। हृदेश तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हृदेश, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? क्या हॉस्पिटल में आईटी की टीम अभी क्या कुछ डिटेल्स है इसके बारे में? हाँ आशीष, करीब सुबह 6 बजे जो यथार्थ हॉस्पिटल है उड़छा सेगेला पर स्थित, इस पर 6 बजे टीम आई और सीधा हॉस्पिटल में गई और कर्मचारियों के जो भी मोबाइल फोन से उन सबको जब्त किया और अपनी कार्रवाई में लग गई। जब ये टीम आई तो पूरे क्षेत्र में, हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल बन गया कि आखिर ये टीम है किसकी, किस चीज की रेड पड़ी है। फिर धीरे धीरे तस्वीर सामने आई कि जो सूत्रों से हमें पता चला है कि ये आईटी की टीम है और जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। करीब 3 घंटे कार्रवाई को हो चुके हैं और अभी ये बताना बड़ा मुश्किल है कि ये जो कार्रवाई है ये कितनी देर चलेगी। जी आशीष, लेकिन हृदेश, लगभग कितने अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और 2 घंटे से आप बता रहे हैं कि कार्रवाई चल रही है? कोई पूर्व सूचना थी, कोई टैक्स में गड़बड़ी का मामला है, क्या कुछ है डिटेल्स?
देखिए, ये जो इनकम टैक्स की कार्रवाई है ये बड़ी ही गुप्त तरीके से बताई गई। सीधा पुलिस को सूचना दी गई थी कि उनकी सुरक्षा चाहिए, और वो सीधी जो टीम आई, करीब 3 से 4 अधिकारी हॉस्पिटल में मौजूद है। यहाँ की जो लोकल पुलिस है वो भी हॉस्पिटल में मौजूद है, और लगातार कार्रवाई अभी भी जारी। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा। हृदेश आपसे आगे डिटेल्स लेते रहेंगे। और आज टीम इंडिया का एक बड़ा मुकाबला है, और इस मुकाबले की बात करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। विश्व कप का टशन लगातार जारी है। बता दें कि टीम इंडिया जीत की हैट्रिक लगाने के बाद आज पुणे में बांग्लादेश से टकराएगी, और पुणे के इस क्रिकेट ग्राउंड पर, मैदान पर मैच खेला जाएगा बांग्लादेश और टीम इंडिया के बीच। दरअसल एमसीए स्टेडियम में वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला खेला जाएगा, और विश्व कप में भारतीय टीम ने अपने तीनों ही मैचेस में जीत हासिल की है। 5 बार की विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया, और फिर अफगानिस्तान, और उसके बाद पाकिस्तान को करारी मात देकर टीम इंडिया अब जीत का चौका लगाने के लिए तैयार है। आज भारतीय टीम जीत का चौका लगाने के लिए मैदान पर उतरेगी। दूसरी तरफ विश्व कप में बांग्लादेश की टीम ने जीत के साथ शुरुआत की थी, लेकिन फिर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना उन्हें करना पड़ा। हालांकि मेहमान टीम को कमतर नहीं आंक सकते। इससे पहले कई बार बांग्लादेश की टीम उलटफेर कर चुकी है। बता दें कि 2019 वर्ल्ड कप के बाद दोनों टीम्स 4 बार भिड़ चुकी हैं, जिसमें भारतीय टीम को 3 बार हार का सामना करना पड़ा है। मुकाबला टक्कर का हो सकता है। और आज एक बार फिर से टीम इंडिया बड़े मैच में उतरने वाली है, और भारत बनाम बांग्लादेश का पुणे के एमसीए स्टेडियम पर दोपहर 2 बजे से मैच होगा। और इस मैच में खेलने वाले खिलाड़ियों के बारे में बात करें तो आज की टीम के अंदर जो प्लेइंग 11 है, जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है, यानी संभावित खिलाड़ी कौन कौन होंगे, ये आपको दिखा देते हैं। दरअसल टीम इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में मैच खेलेगी। शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे। विराट कोहली हैं नंबर 3 पर, श्रेयस अय्यर नंबर 4, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। ये 11 खिलाड़ी जो इस बार मैदान में नजर आएंगे इस मैच में। तो लगभग पिछले मैच वाला ही यहाँ पर खिलाड़ियों का चयन है। रोहित शर्मा की बैटिंग, शुभमन गिल की ओपनिंग, विराट कोहली के अपने अंदाज को देखने के लिए पुणे मैदान पर काफी संख्या में दर्शक जुटेंगे। और ये वो प्लेइंग 11 है जो कि आज टीम की नैया को पार लगाएगी, और जीत का चौका लगाने के लिए ये खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे। गेंदबाजी की बात करें तो कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, ये वो 3 तुरुप के इक्के हैं गेंदबाजी में, जिन्होंने धार दी है भारतीय गेंदबाजी को। और आज जो शार्दुल ठाकुर हैं उनका भी यहां पर जादू देखने को मिल सकता है। ये वो 11 है खिलाड़ी जिसमें कि उम्मीद है जीत का चौका आज लगेगा टीम इंडिया की तरफ से। जो मैच है, आप देखिए इस मैच की महत्वता को समझना होगा, किस तरह से ये मैच बहुत ज्यादा अहम है। ठीक है, एक कमतर टीम, भारतीय टीम के अनुभव और उसके जो विराट रूप है उसके सामने बांग्लादेश अपेक्षाकृत छोटी टीम नजर आती है, लेकिन जायंट किलर्स कहे जाते हैं बांग्लादेश के टीम के खिलाड़ी। इनमें एक पोटेंशियल ऐसा है कि ये बड़ी से बड़ी टीम को पटखनी दे सकते हैं, और अपने इस अंदाज से ये जाने जाते हैं विश्व जगत में। और पॉइंट टेबल पर अगर नजर डालें तो पॉइंट टेबल में क्या है इस वक्त स्कोर, वो आपको बता देते हैं। दरअसल पॉइंट टेबल में न्यूजीलैंड जो कि 4 मैचेस खेलकर 4 मैचेस जीती है और अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है, 8 अंकों के साथ। जो नेट रन रेट है वो 1.923, और वो भी प्लस में इनका नेट रन रेट है। तो वहीं दूसरे नंबर पर भारत है अभी, चूंकि 3 मैचेस खेलकर तीनों ही मैचेस जीतकर 6 पॉइंट्स के साथ, अपने अच्छे रन रेट के साथ, जो कि प्लस 1.821 है। दूसरे टीम पर है पाकिस्तान चौथे पर, और श्रीलंका सबसे आखिरी पायदान पर इस वक्त है। बहरहाल देखना होगा कि जो मैचेस आगे होते हैं क्या स्थिति उसमें रहती है। जय मां अंबे। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। त्रिकूट पर्वत पर विराजमान मां शारदा देवी
मैहर की मां शारदा देवी का आज 5वें दिन भव्य श्रृंगार देखने को मिला और स्कंद माता के स्वरूप में मां के दर्शन पाकर भक्त भी खुशी से झूम उठे हैं। मंदिर में भक्तों ने आरती की और माता के चरणों में नतमस्तक हुए और शुभकामनाएं और माता से मनोकामनाएं पूरी करने की अरदास कर रहे हैं। और खबरें आगे भी जारी रहेंगी। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।